हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 3 पार्ट 2 है। इस चैप्टर का हमारा पार्ट 1 पहले अपलोड कर चुका हूँ। चैप्टर का नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, किंगशिप, कास्ट एंड क्लास। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है उसको भी ज़रूर से ज्वाइन करें। तो इस चैप्टर में हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं और गोत्र क्या होता है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे। अब समाज में आए हुए कुछ बदलाव इनसे पढ़ेंगे। धीरे धीरे नगरों का उद्भव शुरू हुआ। अब सामाजिक जीवन में परिवर्तन देखने को मिला। व्यापार बढ़ने लगे थे इस समय लोगों में, उनके दिनचर्या चेंज होने लग गई थी। दूर दराज के लोग आकर व्यापार करने लग गए थे, एक दूसरे से मिलते थे। इस प्रकार नया नगरीय परिवेश सामने आया। लोगों द्वारा विचारों का आदान प्रदान शुरू हो गया। अब एक जगह से लोग दूसरी जगह तक जा रहे हैं तो आपस में अपनी संस्कृति, सामानों का व्यापार, बातचीत, व्यवहार, हर चीज़ का एक से दूसरे को हम बताते हैं। अभी हम अब अपनी कास्ट से अलग अदर किसी कास्ट में जाएंगे या इंडिया के ब्रिटिश वालों से मिलेंगे तो हम एक दूसरे से अपनी अपनी वार्तालाप, मतलब जो भी हम करते हैं वो एक दूसरे को पहचान में आते हैं। समाज में विश्वास और व्यवहारों में परिवर्तन आने लगे। इन चुनौतियों के जवाब में ब्राह्मणों ने समाज के लिए आचार संहिता तैयार की। आचार संहिता में दिए गए नियमों का पालन ब्राह्मणों को तथा समाज में करना पड़ता था। इन नियमों का संकलन लगभग 500 बीसी से धर्मसूत्र तथा धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में लिखा गया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति थी। मनुस्मृति का संकलन लगभग 200 बीसी से 200 एडी के बीच में हुआ था। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में विवाह के 8 प्रकार के बताए गए हैं। मैंने आपको चार विवाह के प्रकार पहले बता दिए थे पिछली वीडियो में, उसको भी देख लीजिएगा। वे चार कौन कौन से थे। पहला था एक ही गोत्र में शादी करना, दूसरा गोत्र के बाहर शादी करना, तीसरा था बहुपत्नी प्रथा और चौथा है बहुपतित प्रथा। बाकी के जो 4 थे वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं माने गए, इसलिए उनका इतना पता नहीं चलता कहीं भी। बाकी ये 4 नियम जो थे शादी के 8 प्रकार, ये बहुत खास थे। इनमें से 4 प्रकार विवाह सही माने जाते थे, बाकियों को निंदित माना जाता है। निंदित यानी बेकार माना जाता है, इसलिए उनका कहीं उल्लेख नहीं है। ऐसा माना जाता है कि निंदित विवाह पद्धति को वह लोग अपनाते थे जो ब्राह्मण नियमों को नहीं मानते थे। अब जो ब्राह्मणों को नहीं मानते थे या ब्राह्मणों के विचारों को नहीं समझते थे, अब एक ब्राह्मणों का भी था कि एक व्यक्ति अपने गोत्र से दूसरे गोत्र में ही शादी करेगा। जो इसको नहीं मानता या ब्राह्मणों के कथन को नहीं मानता वो सिर्फ इसको नहीं अपनाएगा। आगे स्त्री का गोत्र हम जानते हैं कि अभी कोई स्त्री कुमार है तो अपने कुमार से शादी ना करके किसी और में, हम कश्यप में शादी कर लेगी तो कश्यप अपना यानी पिता का गोत्र छोड़ के अपने पति का गोत्र अपना लेगी। गोत्र एक प्राचीन ब्राह्मण पद्धति है। इसका प्रचलन लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद हुआ। इसके तहत लोगों को गोत्र में वर्गीकृत किया गया। प्रत्येक गोत्र का एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। उस गोत्र के सदस्य को ऋषि का वंशज माना जाता था। पुराने समय में जो था, जितने भी गोत्र चलते थे किसी ऋषि के नाम पर होते थे। पहले जो थे ये 8 ऋषि थे, भृगु ऋषि, ऋषि कश्यप, ऐसे करके इनके 8 ऋषि थे। इन 8 ऋषियों के ऊपर गोत्र बनाए गए थे। फिर आगे चलते चलते 8 से 16 हुए थे, 16 से 24, और उसके बाद कई सारे गोत्र ऐसे बनते चले गए। अभी जैसे हम पढ़ा किसी का नाम है कश्यप, कुमार कश्यप, तो कश्यप किसी ऋषि का नाम है जिसके नाम पे उनका वंश चल रहा है, उसी में हम कहते हैं ये कश्यप वंश के हैं। गोत्र के 2 महत्वपूर्ण नियम। विवाह के बाद स्त्री को अपने पिता के गोत्र को बदलकर पति के गोत्र को लगाना पड़ता था। एक गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। क्या इन नियमों का अनुसरण सभी करते थे? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें, क्योंकि कई लोग अभी के टाइम में भी हम कई ब्राह्मणों के नियमों को नहीं मान के चलते और कई मानते हैं। सातवाहन शासकों के अभिलेख का अध्ययन करने के बाद इतिहासकारों ने साबित किया कि यह शासक ब्राह्मण गोत्र व्यवस्था का पालन नहीं करते थे। कुछ सातवाहन राजा बहुपत्नी प्रथा को मानते थे। इन राजाओं की पत्नियों ने विवाह के बाद भी अपने पिता के गोत्रों को अपना रखा था। जब इतिहासकारों ने सातवाहन राजाओं से विवाह करने वाली उनकी पत्नियों के नामों का विश्लेषण किया तो यह ज्ञात हुआ कि उनके नाम गौतम तथा वशिष्ठ गोत्रों से उद्भव थे।
जो कि उनके पिता का गोत्र था। इससे यह पता लगता है कि विवाह के बाद भी पति के गोत्र को नहीं अपनाया गया। तो यानी कि जो सातवाहन राजाओं की जो रानियाँ थी, उन्होंने अभी तक अपने शादी के बाद भी पिता का गोत्र ही लगा रखा था, जबकि उनको अपने पति का गोत्र लगाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा। कुछ रानियां एक ही गोत्र से थीं, यानी आपस में एक ही गोत्र वाले से शादी कर ली, जबकि वही विवाह पद्धति के नियमों के खिलाफ था। दक्षिण भारत में कुछ समुदायों में अंत विवाह पद्धति भी अपनाई गई थी। इसके तहत बंधुओं में विवाह संबंध हो जाते थे, जैसे चचेरे मौसेरे भाई बहन में। इससे यह ज्ञात होता है कि उपमहाद्वीप के अलग अलग भागों में नियमों को मानना विभिन्नताएं थी। यानी एक यहाँ पे नॉर्थ में अगर किसी उसका माना जा रहा है, नॉर्थ में मान रहे हैं, तो वहीं इसको साउथ में जाकर नहीं मानते थे। वैसे ईस्ट के कुछ नियम बनाए तो उसको वेस्ट वाले नहीं मानते थे। इस तरीके से हर जगह अपना अपना अलग अलग नियम चलता था। कुछ मानते थे ब्राह्मणों, कुछ नहीं मानते थे। माताओं का महत्व, अब क्या इसके अंदर माताओं का महत्व है? जैसे कि हमने अभी तक पढ़ा कि यहाँ पे पितृवांशिकता थी कि जो पिता होता है या घर का जो लड़का होता है, लड़के को ही मेन हेड बनाया जाता है। दादा, दादा के बाद पापा, पापा लड़का, फिर उसका बेटा, ऐसे करके चलता जाता है। हमने अभी तक यह पढ़ा था कि समाज पितृसत्तात्मक था, लेकिन सातवाहन राजाओं को उनके मातृ नाम से भी जाना जाता था। इसमें यह प्रतीत होता है कि माताएं महत्वपूर्ण थी, लेकिन सातवाहन राजाओं के उत्तराधिकारी पितृवांशिकता होता था। यानी माता महत्वपूर्ण तो थी, और कईयों के नाम के आगे माता का नाम भी लिखा होता, लेकिन फिर भी समाज जो था पितृवांशिकता पे ही चलता था, मतलब पुरुष को ही मेन माना जाता था। अब जैसे कि यहाँ कुछ राजा के नाम दिए हैं। राजा गौतमी पुत्र श्री सातकनी, माता का नाम है। राजा वशिष्ठ पुत्र सामी यश्री पुलमाई। राजा मधारी पुत्र स्वामी सक्सेन। ऐसे करके इतने सारे राजा का नाम दे रखे। जैसे राजा हरित पुत्र विनहुकत, ऐसे करके। समाज में विभिन्नताएं, विषमताएं। समाज में वर्ग व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी। 4 वर्णों में विभाजित हुआ था समाज: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के अनुसार 4 वर्णों के लिए आदर्श जीविका के नियम बनाए गए थे। अब इसमें क्या था, जो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में हर किसी का अपना अपना काम दिया जाएगा। जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण अपना ही काम करेगा, क्षत्रिय काम क्षत्रिय करेगा, वैश्य काम वैश्य करेगा, शूद्र का काम शूद्र ही करेगा। ब्राह्मणों का काम भेंट लेना, यज्ञ करना, पढ़ाई करना, हवन करवाना, ये सब। क्षत्रिय काम रक्षा करना, राजा करना। और वैश्य काम होता था कि नगर में व्यापार वगैरह करना, और शूद्र का काम होता था इन तीनों की सेवा करना। ब्राह्मण अध्ययन करना, वेदों की शिक्षा ज्ञात करना, यज्ञ करवाना और दान लेना और दान देना। क्षत्रिय शासन करना, युद्ध करना, लोगों की सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा देना। वैश्य कृषि, पशुपालन, गोपालन, व्यापार, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान देना। और शूद्र तीनों वर्णों की सेवा करना, जो मैंने अभी आपको बता दिया है। ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति की द्वितीय व्यवस्था मानते हैं। ब्राह्मण शासकों को यह उपदेश देते हैं कि शासक इस व्यवस्था के नियमों को पालन राज्यों में करवाए। ब्राह्मणों ने लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है। अब इसमें क्या था, इसमें ब्राह्मण जो हमारे कहते हैं, ब्राह्मणों का कहता है कि कोई भी जो है, किसी का भी वर्ण पहले से निर्धारित नहीं है, लेकिन कई जगह पर निर्धारित है। जैसे महाभारत में था, महाभारत में कर्ण जो है, कर्ण जब अर्जुन से लड़ने जाता है, युद्ध करने जाता है, तो उसको सूत्रपुत्र कह के रोक दिया जाता है, तो ये होता है। लेकिन ब्राह्मणों की चारधारा है, उसके हिसाब से ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, ये सब कोई जन्मजात नहीं होती, ये अपने कर्मों से बनते हैं। क्या सदैव क्षत्रिय ही राजा होता था? क्योंकि अभी ब्राह्मणों का तो यही काम है। ये देखिए, जैसे अभी यहाँ पढ़ा, ये क्षत्रिय शासन करना, युद्ध करना, लोगों की सुरक्षा प्रदान करना। तो किसमें ऐसे में ये क्वेश्चन बनता है कि अब क्या क्षत्रिय ही हमेशा राजा बनेगा? नहीं, शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय को ही राजा बनाया जा सकता है। लेकिन वास्तव में कई शासक ऐसे रहे जो क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन फिर भी राजा थे। उदाहरण के लिए एक चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के खत्म होने के बाद आए थे, मतलब मौर्य वंश के संस्थापक थे।
बौद्ध ग्रंथों के अनुसार तो ये क्षत्रिय है, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार ये निम्न कुल के हैं। दूसरा उदाहरण है शुंग और कणव। ये मौर्य वंश के उत्तराधिकारी है, मतलब मौर्य वंश के खत्म होने के बाद में आए थे, लेकिन उसका उत्तराधिकारी माना जाता है। ये ब्राह्मण थे ऐसा माना जाता है, लेकिन फिर भी इनको ये राजा बने। उदाहरण 3, शक और शाक मध्य एशिया में आए थे। ये बर्बर सबसे बेकार कहते हैं इनको, लेकिन फिर भी ये राजा बने। चौथा, सातवाहन शासक गौतमीपुत्र श्री सातकनी। ब्राह्मण थे, लेकिन फिर भी इनको राजा बनाए गए। सातवाहन खुद को ब्राह्मण बताते थे, जबकि ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार राजा केवल एक क्षत्रिय ही बन सकता है। ये 4 वर्णों की मर्यादा बनाए रखने का दावा करते थे, लेकिन अंतर्विवाह पद्धति को भी पालन करते थे। जैसा ये पीछे हमने पढ़ा कि सातवाहनों में जो है कईयों की रानियों ने अपने पिता का गोत्र ही नहीं छोड़ा, पिता गोत्र छोड़ के पति का अपनाया ही नहीं, और कई तो ऐसी थी जो एक ही गोत्र में शादी कर रखी थी। इस प्रकार यह साबित होता है कि सदैव क्षत्रिय ही राजा नहीं होते थे। जो राजनीतिक सत्ता का उपभोग कर सकता था, जो व्यक्ति समर्थन और संसाधन जुटा सकता था, वह शासक बन सकता था। दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो उसको भी जरूर से ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।